इंडिया का डीएनए के मंच पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती जी आ चुकी हैं। भाई जोरदार स्वागत होना चाहिए मैम का। बहुत बहुत स्वागत है उमा भारती जी आपका। और पहला सवाल जो मेरा है, आजकल बहुत सुर्खियों में है। उठाना है? जी 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 जी। और सवाल मेरा ये है कि बीते सालों में हमने देखा कि कैसे हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, ऐसे ऐसे शब्दों का आविष्कार किया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पीस लविंग हिंदूज को टेररिस्ट बना दिया, आतंकी बना दिया, हिंदू धर्म को कलंकित करने की साजिश की कोशिश की। आप कैसे देखते हैं? ये तो सच्चाई है कि जब यूपीए की सरकार थी तो बहुत कोशिशें हुई कि ये जो हिंदू टेरर शब्द है ये स्वीकृत हो जाए पूरी दुनिया में, और ये भी कोशिश हुई कि हिंदुओं की छवि खराब हो जाए, और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के ऊपर झूठे केस भी दायर किए गए। लेकिन उन चीज़ों का लोग विश्वास नहीं कर सके, कर सकते हैं और ना करेंगे, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो ये तय हुआ कि एक रेखांकित पाकिस्तान है जिसमें मुसलमानों को जाना है। शेष में भारत ने तय किया कि हम सेक्युलर रहेंगे, तो हिंदू भी रह सकते हैं, मुसलमान भी रह सकते हैं। तो जो रेखांकित पाकिस्तान के अलावा जो भारत बचा रह गया, उसमें जो मुसलमान था उसका 2.5% है जो पाकिस्तान गया, बाकी वो भारत में रह गया। तो वो भारत में क्यों रह गए? वो कोई कांग्रेस के नेताओं के भरोसे पे नहीं रह गए। उन्हें विश्वास था कि हिंदू से अच्छा पड़ोसी और हिंदुस्तान से अच्छा देश नहीं हो सकता। उनको इसका विश्वास था, इसलिए वो रह गए। तो वो विश्वास इतना मजबूत है कि हम सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। मज़ारों में और दरगाहों पर जितने मुसलमान जाते हैं उससे ज़्यादा हिंदू मत्था टेकने जाते हैं। इसलिए उनके जो आरोप हैं वो बकवास साबित हुए और उन्हीं को उसका नुकसान हुआ। हिंदू समाज को, भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप जिस तरीके से बात करती हैं, आपका जो अंदाज है, जो तेवर है, मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे और जो दर्शक इस समय आपको जी न्यूज़ पर देख रहे हैं वो सब ये जानना चाहते हैं कि ये फायर ब्रांड साध्वी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही इस बार। ये बात जब मैं मंत्री बनी तो गंगा का मंत्रालय नया बना था, मंत्रालय था ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने मंत्रालय बनाया था। उस मंत्रालय के पूरे कार्यक्रम को बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो चुनौती मैंने पूरी की और जो टाइमलाइन थी उसी में पूरी कर दी। मैंने कहा था 2016 अक्टूबर के पहले हम गंगा के कार्यक्रमों की लॉन्चिंग कर देंगे। उसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे, रिवर फ्रंट थे, घाट थे, क्रिमेटोरिया थे, पेड़ लगाना था, सब कुछ था। मैं इतना डिटेल में जा ही नहीं सकती हूँ, सब कुछ था। जब 16 में मैंने लॉन्चिंग कर दी तो मैंने सबसे पहले एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल में कहा कि अब 2 साल हो गए गंगा के कार्यक्रम की लॉन्चिंग हो गई, अब जन भागीदारी करवानी है, क्योंकि 70 करोड़ लोग गंगा में नहाते हैं। तो और ये गंगा थेम्स और रायन नहीं है जो एक बार ठीक हो गई तो हो गई, इसको लोगों को ठीक रखने की जिम्मेवारी रखनी पड़ेगी। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे 1-1.5 साल अवेयरनेस करना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, वो साधु संतों, समाज की नदी है, उनके बीच जाना चाहिए। उसके बाद मैंने अमित शाह जी से कहा जुलाई 2016 में, और ये बात मैंने टीवी पे अनाउंस की कि मैं अब छोड़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि दीदी कुछ दिनों रुक जाओ। फिर यूपी का चुनाव हुआ, उसमें जो 4 लोग नेता घोषित किए गए उसमें से एक मैं भी थी। चुनाव पूरा हो गया, हमें प्रचंड मतों से विजय मिली। तो मैंने फिर कहा कि अब लगता मेरा काम पूरा हो गया, अब आप मेरे को छुट्टी दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी अभी रुक जाओ, हमारी इच्छा है कि आप मंत्रिमंडल में बनी रहें। अब मैंने उनको कहा कि अब देखो चुनाव आ गया, अब मुझे 1.5 साल के लिए गंगा किनारे जाना। उनने मेरी इच्छा का सम्मान किया। उनने खुद पार्लियामेंट बोर्ड में घोषित किया कि दीदी अभी गंगा के किनारे जागरण का कार्यक्रम करेगी, पार्टी उनका साथ देगी। इसलिए मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया। मेरी भावनाओं का बहुत सम्मान किया गया, मेरे निर्णय की बहुत इज्जत की गई। तो जी टीवी के माध्यम से तो मुझे कहने का अवसर मिल रहा है। आपको याद नहीं होगा, जी टीवी ने गंगा में मेरा बहुत साथ दिया है। इसलिए मैं आज फिर ये अपील कर रही हूँ कि गंगा के किनारे के जितने राज्यों के लोग हैं वो जी टीवी के माध्यम से जो मेरी बात सुन रहे हैं वो तैयार हो जाए इस बात के लिए कि अक्टूबर से मार्च तक अब हमें गंगा के किनारे यात्रा करनी है, सफाई की, स्वच्छता की। मैं गंगा को लेकर आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन इस समय मैं ये जो आपका रोल है उस पर और क्लैरिटी चाहती हूँ। आप ये चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन ये रिटायरमेंट नहीं है। कैसे रिटायरमेंट कैसे हो सकता है? मैं तो जीवन की आखिरी सांस तक चुनाव लड़ना या राजनीति करना करती रहूंगी। लेकिन गंगा बहुत बड़ा तत्व है। हम रोज गा रहे हैं विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, हम गंगा को हल्केपन से ले ही नहीं सकते हैं। गंगा पर 50 करोड़ लोगों की आजीविका है, गंगा पर करोड़ों फिशरमैन कम्युनिटी की आजीविका है, जुलाहों की, बुनकरों की आजीविका है। गंगा के किनारे जो मेले लगते हैं महीने में 2-3 बार, साल में कई बार,
और हर 6 साल में एक कुंभ लगता है, या तो हरिद्वार में या इलाहाबाद में। इस सब को मिला करके जो गंगा जीवन दायिनी है, आजीविका दायिनी है, उस गंगा की अविरलता और निर्मलता को सुनिश्चित करने का काम करना, इससे बड़ा काम मैं तो इसके पीछे इंद्रासन छोड़ दूंगी, मैं आपको बताऊं। क्या मैं आपके रोल को सही समझ पा रही हूँ जब मैं ये कहती हूँ 2019 के चुनाव की बात, मैं आपके सियासी सफर की बात नहीं करती, लेकिन मैं 2019 के चुनाव में जब मैं आपके रोल की बात करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि इस बार उमा भारती जी जो है वो दर्शक दीर्घा में बैठकर अपनी पार्टी को मैच खेलते हुए देखना चाहती है। जी नहीं, आपको बड़ी भारी गलतफहमी मेरी नागपुर में मेरी नागपुर में कल 3 सभाएं हैं, और फिर मेरी उत्तराखंड में सभाएं हैं, और उत्तर प्रदेश में तो 100-150 सभाएं भी हो सकती हैं। क्या हो गया है कि हमने राजनीति को सत्ता केंद्रित कर दिया है, तो सत्ता केंद्रित होने से वो चुनाव केंद्रित कर दी है, तो चुनाव लड़ना ही राजनीति करना ऐसा हो गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जो चुनाव नहीं लड़ते और राजनीति करते हैं, और असली राजनीति वही करते हैं। हमारे यहाँ 3 पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम सत्ता में हैं तो प्रधानमंत्री, उसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पार्टी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री। तो जो पार्टी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री होता है वो तो चुनाव लड़ता ही नहीं है, और उसके नीचे बहुत बड़ी फौज होती है संगठन मंत्रियों की, और वो बड़े बड़े घरों के लोग होते हैं, वो घर छोड़ के काम कर रहे होते हैं, और वो सब लोग चुनाव नहीं लड़ते, तो और वो काम करते हैं रात दिन, और उनकी वजह से पार्टी चुनाव जीतती है। इसलिए मैं तो राजनीति का खेल खूब खेलूंगी, और जो पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी वो मैंने ले ली, आराम से चुनाव लड़ाऊंगी, और 1.5 साल के बाद जब मुझे पार्टी कहेगी, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा 4-5 साल के बाद मैं लड़ूंगी चुनाव, जरूर लड़ूंगी। आप बार बार गंगा के बारे में बात कर रही है। गंगा करीब 2500 किलोमीटर लंबी आस्था की रेखा, कहूं तो गलत नहीं होगा। आपको कहीं उसमें राजनीति की रेखा नजर आती है? ऐसा क्यों है कि गंगा आस्था का विषय तो बनती है लेकिन एक पॉलिटिकल विषय नहीं बन पाती है, और यहाँ पे उसकी सफाई पर भी फोकस कर रही है। हमने उसको बनाना भी नहीं चाहा, और आप आश्चर्य करोगी कि 2011 में जब मैंने शुरू किया गंगा का अभियान, तो हमने गंगा जल दिया राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को, और सभी दलों के सांसदों को हमारी टीम गई। उसमें हिंदू, मुस्लिम, वामपंथी, समाजवादी, कांग्रेस सब थे, और सब ने कहा कि गंगा का एक्ट, हम एक्ट के लिए उसमें प्रयास कर रहे थे। हमें पता ही नहीं था कि हमारी सरकार बनके गंगा मंत्रालय बनेगा, तो जो काम हम एक्ट के जरिए करना चाहते मंत्रालय के जरिए हो जाएगा। तो उसमें मैंने देखा कि सब ने कहा, पूछा उनने कि किसके द्वारा आए हो गंगा जल लेके, तो उन्होंने कहा उमा भारती जी हमारी संयोजक हैं। तो कहा उमा भारती को जाके कह देना कि और मसलों पर लड़ाई करेंगे लेकिन गंगा पे हम एक रहेंगे। मुस्लिम सांसदों ने कहा कि उमा भारती को कहना कि अगर पंडित को पूजा के लिए गंगा जल चाहिए तो हमें भी वुजू करने के लिए गंगा जल चाहिए, इसलिए हम सब साथ रहेंगे। तो गंगा में टकराव नहीं है, बिल्कुल टकराव नहीं, सब दल एक हैं। पूरा मीडिया भी मैंने देखा गंगा में लगा रहा, आपका जी न्यूज लगा रहा, जो प्रिंट मीडिया है वो गंगा में लगा रहा, ब्यूरोक्रेसी पूरी गंगा में है, पूरी दुनिया गंगा का सम्मान करती। अब आपके मन में एक बात आ रही है, फिर ऐसा है तो गंगा में समस्या क्यों है? बस यही सवाल था मेरा कि गंगा साफ कब होगी। तो समझ लीजिए मैंने आपके मन को पढ़ लिया, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देश की जनता के मन को पढ़ा है अगर आपने सवाल पढ़ा है तो। जो क्योंकि आपका जो मन है वो उसी बात को व्यक्त कर रहा है, आप डीएनए में बैठे हो ना, इसलिए तो आप भारत की जनता का मन पढ़ रहे हो ना, एनालिसिस कर रहे हो उसको। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये बात मन में, ये मेरे भी मन में आई। मैं आपको बताऊं, मुझे समझ में ही नहीं आया कि जब पूरी दुनिया गंगा को मान रही है तो गंगा ठीक क्यों नहीं हो रही। मैं मंत्री जो रही ना गंगा का, तो मुझे ये बात बहुत विचलित करती थी। तो मुझे समझ में आया कि गड़बड़ कहाँ है। लोगों की गंगा पर आस्था है लेकिन गंगा के प्रति जिम्मेवारी और जानकारी का अभाव है। तो जिम्मेवारी और जानकारी का जब मेल हो जाएगा, तो जैसे अपन माँ को बहुत मानते हैं, उसके पाँव छूते हैं, लेकिन माँ बीमार है, उसको क्या क्या तकलीफ है कई बार पूछना भूल जाते, लेकिन बेटी के लिए बहुत जिम्मेवारी का बोध होता है। तो जिम्मेवारी और जानकारी को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। और आपका कहना सच है, ये आश्चर्य मुझे भी हुआ था, और मैं बहुत देर तक पूछती रही अपने आप से ये सवाल कि ऐसा कैसे हो सकता है जिसमें इतनी एकजुटता हो और उसकी दुर्दशा ऐसी हो रही हो। तो सवाल यही, जवाब यही है कि जिम्मेवारी और जानकारी का अभाव रहा। और मैं 30 मार खा नहीं हूँ कि मैं कोई जिम्मेवारी और जानकारी बांट दूंगी लोगों के बीच, नहीं, मेरे को भी जानकारी हुई है। मैं पर्यावरणविदों से मिली हूँ, IITN से मिली हूँ, गंगा के किनारे रहने वाले साधु संतों से मिली हूँ। मैं गंगा के किनारे बहुत गई, दोनों तरफ, मंत्री होने के बाद में भी गई, और सारी जानकारियाँ इकट्ठी की, उसी के आधार पर फिर मंत्रालय का पूरा कार्यक्रम बनाया। ठीक, आप जब यहाँ इस वक्त इंडिया के DNA पर बैठी हैं और देश की जनता से मुखातिब है, तो अभी वो कौन से काम बाकी हैं जो आपके मन में, जितना आपका गंगा के प्रति रुझान है, लगाव है, आप इतना, आपके दिल के इतना करीब है। एक और मुद्दा मेरे जहन में आता है, एक और मुद्दा, मुझे लगता है कि वो भी आप पूरे होते हुए देखना चाहेंगी।
बताओ राम ना। मंदिर वो पहले है कि पहले सवाल कुछ और है? ये पहले आप उठा लीजिए, राम मंदिर वाली जी, बात। राम जी। मंदिर। राम मंदिर के दो हिस्से हैं। एक है, दो केस चल रहे हैं ना अलग अलग। एक चल रहा है कि 6 दिसंबर को ढांचा किसने ढहाया और उसमें षड्यंत्र क्या था, तो उसमें केस मेरे ऊपर भी चल रहा है अडवाणी जी के साथ कि क्या मैं षड्यंत्र में शामिल थी। दूसरा है कि जो राम जन्मभूमि है उस पर 3 जजेस की बेंच का एक फैसला आया था और उनने कहा कि जो बीच की जगह है वो रामलला की है और इस पर इंडिस्प्यूटेडली तीनों जजेस एग्री कर गए। बात दूसरी आ गई, वो आ गई जो अभी कोर्ट में सब जुडिस है मामला, वो यह है कि वर्तमान में एट प्रेजेंट उस जमीन का मालिकाना हक किसका है, इसका सेटलमेंट कोर्ट के अंदर होना है। तो हमारा आंदोलन तो सफल हो गया उसी समय जब ये हो गया कि बीच की जगह रामलला की है और अब मुझे पता है कि रामलला को वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। अब बात रह गई है एक बड़े स्ट्रक्चर की, मंदिर के निर्माण की। तो मैं हर जगह कह रही हूँ, मैं जी में भी रिपीट करूंगी इस बात को कि जैसे सोमनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ, सभी लोग उसमें एक हुए, मैं आह्वान करूंगी पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों का कि सब एक हो जाइए राम मंदिर के निर्माण के लिए। हिंदू और मुसलमान में कोई डिस्प्यूट नहीं है इसके लिए, और एक होकर के चलिए सब लोग एक साथ। तो जो हम पे आरोप लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो वो तो हम नहीं करेंगे। फिर तो देश का फायदा होगा, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई फायदा ही नहीं होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां अमन चैन से रहेंगी, देश का फायदा होगा इसमें। आप बात तो बहुत अच्छी कर रही हो। और उमा भारती जी, आपको बता दूं, जी न्यूज़ पर हमने बार बार ये बात कही है कि क्यों हिंदुस्तान एक आपसी सद्भाव की मिसाल कायम क्यों नहीं कर सकता। हिंदू और मुसलमान जो हैं एक साथ मिलकर मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कर सकते, एक मिसाल कायम क्यों नहीं कर सकते। जी न्यूज़ पर हमने बार बार कहा है, लेकिन आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगी। जो बात आप कह रही हैं कि सभी दल एक साथ आ जाएं, वो मुमकिन नहीं, क्योंकि राम मंदिर एक आस्था का मुद्दा है, लेकिन उसका राजनीतिकरण हो चुका है। उस पर नाम उसी भगवान राम का सहारा लेकर, आपने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिर गई, लेकिन रामलला के दर्शन के लिए तो नहीं गई। वो प्रियंका गांधी का अपना निजी विषय है कि वो अयोध्या में गई और वो रामलला के दर्शन करने नहीं गई, क्योंकि हम धर्म को और आस्था को किसी पे थोप नहीं सकते। आपको पता होगा दुनिया में हिंदू ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आस्था और अपना धर्म दूसरे पर थोपता नहीं है। वो कहता है आपको मानना है तो मानो, लेकिन मेरे जो मैं मान रहा हूँ उसमें मेरी बेइज्जती मत करो। वो अगर नहीं गई है रामलला के दर्शन करने तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ आई कि उन्हें राम जन्मभूमि को विवादित स्थल कह दिया। और जी नहीं, उनने कहा विवादित स्थल है, और विवादित स्थल जो है वो रामलला का स्थान नहीं है। उनको जानकारी का अभाव है, और उस जानकारी के अभाव में एक पार्टी की, कांग्रेस जैसी महान पार्टी, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी रही, इसने देश पर राज किया है, उसकी महासचिव इतनी नासमझी रखती हो और एक गैर जिम्मेवारी का बयान दे रही हो। मैं चाहूंगी कि वो तुरंत अपने आप को दुरुस्त करें। वो विवादास्पद स्थल नहीं रहा। रामलला जहां बैठे हैं उस पर तीनों जजेस ने कहा कि ये राम जन्मभूमि है, वो विवादास्पद नहीं है। उनको अपनी समझ को करेक्ट करना पड़ेगा। वो बेचारी अभी अभी निकली है, और जो मुझे लग रहा है निकलने का कारण तो जो उनके पति पे बहुत आरोप है उससे ध्यान हटाने के लिए रहा होगा, तो ज़्यादा तैयारी की नहीं ठीक से, तो कुछ भी बोल दिया। अच्छा, उमा भारती जी, राम मंदिर आपके दिल के बेहद करीब है, किसी से छिपा नहीं है, बहुत एक्टिवली इसमें इस पूरी मूवमेंट में इन्वॉल्व रही है। एक लाइटर नोट पर मेरा आपसे ये सवाल है, आप तो भाई पार्टी में भी अहम रोल आपका, सरकार में भी अहम रोल, यहाँ भी कई राम भक्त हैं, बाहर टीवी पर भी आपको कई राम भक्त देख रहे हैं। आप उनको बता सकती है कब तक हो पाएगा रामलला के मंदिर का निर्माण, जिस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की आप बात कर रही हैं? आप मुझसे पूछ रही हो तो मैं तो कहूँगी अभी रात में बन जाए। मैं तो भव्य राम मंदिर का निर्माण चाहती हूँ, इसलिए ये बात है। अब बात यह है कि बनेगा कैसे, तो उसमें मैं वही बात फिर कह रही हूँ कि जैसे सोमनाथ के तर्ज पे हुआ था, वैसा रास्ता इसका निकल सकता है, बड़े आराम से निकल सकता है। और अब रही बात कि क्या हम इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो मैं आपसे ही पूछूंगी कि आपने भी मुझसे फिर ये सवाल क्यों किया, तो मुझे उत्तर तो देना पड़ेगा ना। हम नहीं राजनीति कर रहे, आप हमसे राजनीति करवा रहे हो, उस पर हमसे सवाल कर रहे हो। मैं तो मैम सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सवाल पूछना मेरा काम है, क्योंकि देश इसमें क्यों, देश का एक ज्वलंत प्रश्न है लोगों के सामने, आप उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जी। आप उत्तर प्रदेश की हम लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप सियासी समीकरणों का थोड़ा सा आपके लंबे राजनीतिक अनुभव से सियासी तस्वीर को समझना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मिशन है 74 पार, लेकिन एसपी बीएसपी का जो अलायंस है, कांग्रेस अलग लड़ रही, इस जंग को आप कैसे देख रहे हैं? ये जब कैराना, फूलपुर, नूरपुर और गोरखपुर का अगर चुनाव ना हुआ होता
और अचानक अगर ये लोग अभी चुनाव से पहले एक हुए होते तो हमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता था, क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जो 1-1.25 साल पहले हमारे सामने तस्वीर साफ हो गई, तो उसका परिणाम निकला कि हमने जो बूथ पे जाकर के काम किया फिर, और अब मैं ये कह सकती हूँ कि इसका हमें लाभ होगा। जहाँ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा होगा वहाँ बीएसपी का वोट बीजेपी को जाएगा, और जहाँ बीएसपी का उम्मीदवार खड़ा होगा वहाँ समाजवादी पार्टी का जो वोटर होगा वो भी बीजेपी को वोट देगा। वोट ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि वो भूल गए ये 93 नहीं है आप। और एक बात और याद रखिए, जो ये जो 4 चुनाव हुए ना, इसमें एक्चुअली बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी। अब तो आधा आधा किया है ना उन लोगों ने, जो पहले नहीं हुआ। और इसलिए 93 में जो हुआ, एक हुए ये लोग, उसके बाद इनकी लड़ाई हुई 95 में, जिसमें मायावती जी पर हमला हुआ, शारीरिक हमला हुआ। मायावती जी का तो कहना यहाँ तक कि उनकी जान खतरे में थी। उस समय पर जो स्थितियां बन गई वो अब ठीक नहीं हो सकती। ये नेता सत्ता की लालसा में एक हो गए, अपनी इज्जत भूल गए, अपना आत्मसम्मान भूल गए। लेकिन लोगों को ये बातें याद हैं कि ये सत्ता की लालसा में एक हुए लोग हैं, ये देश के हित में एक हुए लोग नहीं हैं। ये उन्हीं के वोटर उस बात को समझ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की सियासत में एंट्री को कैसे देखनी है? आप खुद एक महिला लीडर हैं, बहुत मैं तो महिलाओं का बहुत सम्मान करती हूँ। एक महिला के नाते उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के फौज। हाँ, मैं हर महिला का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं उनका कोई आकलन नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी अभी आई हैं और अभी चुनाव का समय आ गया है, तो इसलिए मैं कोई आकलन नहीं कर पाऊंगी, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। और राहुल गांधी का अमेठी से भी लड़ना और वायनाड से भी चुनाव लड़ना, क्या उसमें क्या मैसेज आपको दिखाई देता है? डर गए हैं, या साउथ में भी बीजेपी जैसे पांव फैला रही है उससे भी डरे हुए हैं? मुझे क्या लग रहा है कि जो अमेठी में सीरियस होकर के काम किया है स्मृति ने, कभी अमेठी में काम नहीं हुआ। मैं स्मृति को सुन रही थी, जब आप लोग इंटरव्यू कर रहे थे मैं उनको सुन रही थी टीवी पे। स्मृति ने 5 साल बहुत काम किया, अमेठी में कभी काम ही नहीं हुआ। अमेठी को एक राजघराने का एक टुकड़ा माना गया, राज सत्ता की विरासत माना गया कि वो एक राज सत्ता है वहाँ पर। पहली बार ऐसा हुआ कि 5 साल वो चुनाव हारने के बाद में भी मन लगा के काम करती रही, गाँव गाँव गई, घर घर गई, लोगों को मिली, लोगों के बीच में घूमी बैठी, तो उनको एक सही जनप्रतिनिधि मिल गया है। और ये लोग तो साइबेरिया के पक्षी थे, राहुल और इनका परिवार। हाँ, ये कभी कभी आए, जैसे इलाहाबाद में आ जाते हैं गंगा में, आपको पता होगा, मछलियाँ खाने के लिए वहाँ, क्योंकि वहाँ बर्फ़ में दब जाती हैं मछलियाँ, तो फिर ये लोग यहाँ आते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर लौट जाते हैं। तो लोगों की समझ में ये बात अब आई है जब कोई व्यक्ति वहाँ घूमा और उसने केंद्र सरकार की योजनाएं भी लागू करवाई और राज्य सरकार की योजनाएं भी लागू करवाई। इसलिए ये सत्य है कि राहुल जी पराजय की भय से भागे हैं और राहुल जी अमेठी में हारेंगे, आप देखिएगा। अब भी स्मृति मुझसे यहाँ से मिलती हुई गई हैं। कॉन्फिडेंट है पूरे तरीके से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप ऐसा, हमको ये याद रखना पड़ेगा कि इंदिरा जी भी चुनाव हारी हैं। रायबरेली और अमेठी में पहले भी इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार चुके हैं। ऐसा कोई मिथ नहीं हमें क्रिएट होने देना है कि ये कभी हारते ही नहीं हैं। इनका कोई पेटेंट नहीं है, इनके खानदान के नाम पर वो पट्टे में लिखा नहीं गया है कि अमेठी और रायबरेली यही जीतते रहेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि अगर ये लोग एकदम चुनाव से पहले एक साथ आते तो शायद थोड़ी बहुत हैरानी होती, शायद नुकसान हो सकता था, लेकिन बीजेपी ने उन सब चीज़ों को फिक्स कर लिया है, जो दिक्कतें थी उन्हें फिक्स कर लिया उपचुनावों के बाद। अब मैं आपसे बात करती हूँ हिंदी हार्टलैंड के। एक मिनट, मैं फिक्स करने वाले शब्द को नहीं सहमत होंगी। मैं ये कहूंगी कि हमने इस चीज को समझ लिया था कि इससे हमें हानि हो सकती है। अच्छा। तो उसको हमने लोगों के बीच में अपने बूथ पे जा करके उसका सामंजस्य बनाया कि हम लोगों को आश्वस्त कर सके कि हम उनके स्वाभाविक रूप से उनकी पार्टी हैं। इसलिए अब हमें इसका लाभ होगा, हानि नहीं होगी, मैंने ये कहा। हिंदी हार्टलैंड में जो 3 बड़े स्टेट्स हैं, अभी हमने देखा कि इलेक्शंस हुए, दिसंबर में बीजेपी को 3 राज्यों में शिकस्त देखनी पड़ी। आपको लग रहा है आज आप 3 महीने बाद या करीब 3.5 महीने बाद जब उन राज्यों पर पीछे मुड़कर देख रही हैं, और आप उनकी सियासत में काफ़ी एक्टिव रही हैं, बहुत एक्टिव रोल आपका रहा है, आपको लग रहा है जो दिक्कतें तब रहीं विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव से पहले उन दिक्कतों को दूर कर लिया गया? वो तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी वहाँ पर। वहाँ तो कांग्रेस की सरकारों की जो प्रदर्शन रहा, परफॉर्मेंस रही सरकार बनाने के बाद, उसके बाद में ही स्थितियां ऐसी बन गई कि आपके सामने, आप तो देख रहे हो ना, सब लोग सर्वे दिखा रहे हैं और दिख भी रहा है। राजस्थान में हम 20 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं, 25 सीटों में से। मध्य प्रदेश में हम 25 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं, 29 में से। छत्तीसगढ़ में भी हम 7-8 सीटें जीतने की स्थिति में, तो आज हमें मीडिया दिखा रहा है। आपका सर्वे कह रहा है ये?
जी सब लोग दे रहे हैं, सबका सर्वे कह रहा है, मेरा खुद का सर्वे कह रहा है। तो इसलिए वहाँ तो हमें कोशिश भी नहीं करनी। उनके ही जो कारनामे रहे हैं, जो उन्हें वायदे किए वो लोगों को पूरे नहीं किए, राज्य की व्यवस्थाएं बिगड़ गई, राज्य अपने आप को एकदम बेसहारा और जैसे छत्र छाया चली गई हो सिर के ऊपर से, ऐसा अनुभव करने लगे। उसी के कारण हमें वहाँ लाभ होने वाला, हमारी सीटें बढ़ने वाली हैं। लोकसभा में हमारी स्थिति लगभग वही रहेगी जो पहले थी। आप कह रही हैं जितनी सीटें पहले थी 2014 में लगभग वही हो सकती है। हाँ, लगभग वही हो जाएगी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में स्थिति दिनों दिन सुधरती जा रही है। जो जो कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है, लोगों को लग रहा है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में तो मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपको याद हो तो हमें वोट ज़्यादा मिला था उनसे, सीटें हमारी कम हो गई थी लेकिन वोट ज़्यादा था। लोकसभा में तो वोट केंद्रित हो जाएगा। अच्छा, आप 2014 वाली ही स्थिति की बात करिए तो मैं आपसे पूछूं, अब जब आप 2019 में चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी जा रही है, आपको लग रहा है 2014 के मुकाबले थोड़ी सी मुश्किल है, या आपको लग रहा है काम के आधार पर आप आगे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मेरे से। ये बात आपको कोई सवाल पसंद आया? जी थैंक यू। मुझसे एक बार एक टीवी पर और पूछा था ये सवाल बहुत पहले, और मैं उसी उत्तर को रिपीट करती हूँ। मैंने ये कहा था कि उनने मेरे से पूछा था कि आपको क्या लगता है आपका मेन अपोजिशन कौन है? तो मैं ये पूछने वाली थी, आपने खुद ही बता दिया। जी, मैंने उस समय कहा था हमारा मेन अपोजिशन हमसे एक्सपेक्टेशन से, जो हमसे आशाएं हैं लोगों को। 2014 में हमने आशाएं जगाई थी। आज हमारा मुकाबला उन आशाओं से है 19 में, और उन आशाओं को हम पूरा कर सके हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं, बल्कि उस दिशा में हम ज़्यादा आगे बढ़े हैं जितना लोगों की आशाएं थी। उनको कल्पना नहीं रही होगी कई फ्रंट की, जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि बहुत बातें हो चुकी हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2014 की आशाओं को पूरा करने का ही कारण होगा। और जो अगर आप मुझसे पूछेंगी ना, मैं खुद एक आम नागरिक की तरह अगर सोचूं, ऐसे आंखें बंद करके ध्यान लगाऊं, शांत होकर बैठ जाऊं कि मोदी ने सबसे बड़ी चीज़ इस देश को क्या दी जो आज तक नहीं मिली थी, तो मुझे लगेगा कि उन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का गर्व दिया, भारतीय होने का गर्व दिया। और मैं बताऊं, अगर इंसान को गर्व मिल गया, आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं, एक महिला हैं और एक भारत की नागरिक हैं आप, कि गर्व सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ये हमको उन्होंने प्रदान किया है। और इसीलिए ये देश निछावर हो जाएगा मोदी जी के ऊपर, फिर निछावर हो जाएगा। जब आप कहती हैं मोदी जी ने हिंदुस्तानी होने पर हिंदुस्तानियों को एक गर्व की अनुभूति, अब मैं गर्व में बहुत सारे डिफाइन करूंगी ना। जैसे हमारे लिए शर्म की बातें क्या थी, हम उस पर आएंगे। गरीबी थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, गंदगी थी, देश की इज्जत नहीं होती थी, देश को एक कमजोर देश माना जाता था। अब अगर हम एक एक मुद्दे पे बात करते जाएं, आपके यहाँ कई लोगों ने बात की होगी, 5 साल में पहली बार ऐसी सरकार मिली है जिस पे करप्शन के चार्जेस नहीं लगे। 5 साल में पहली ऐसी सरकार मिली है जिसने अनाउंसमेंट किया 15 अगस्त को 2014 को कि मैं देश को खुले में शौच से मुक्त कर दूंगा, और वो अक्टूबर 19 से पहले ही देश लगभग 100% खुले में शौच से मुक्त हो गया। उन्होंने रोजगारों की बात किया गया था, और अक्सर कहते हैं नेता वादे नहीं निभाते, ये वादा तो निभाया गया। उनने रोजगारों की बात, अब मैं रोजगार पे भी आऊंगी। मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। ये जो राहुल जी कहते हैं ना कि रोजगार घट गए या रोजगार नहीं मिले, एक बात बताती हूँ, इनके नज़र में रोजगार का मतलब क्या है और मेरी नज़र में रोजगार का मतलब क्या, आप किसको फर्क को समझना होगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान हूँ और राहुल इंडिया है। तो हाँ, तो इंडिया की नज़र में रोजगार क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इंडिया की नज़र में रोजगार है कि उनके पास गाड़ी हो, मकान हो, वो जिम में जाते हो, रॉबर्ट वाड्रा टाइप का रोजगार, ठीक है। अच्छा, और मेरे नज़र में रोजगार क्या है? मेरे नज़र में रोजगार है कि महिला को उज्ज्वला योजना से लाभ मिल गया, महिला को खुले में। अच्छा, मैं आपको अपना बताती, 10 करोड़ टॉयलेट बनाए होंगे हमारे मंत्रालय ने। मैं तो आखिरी में आई हूँ, मैं उसका क्रेडिट नहीं लूंगी, ओके, वो पहले से ही शुरू हो गया था अभियान। अब एक टॉयलेट को बनाने में 3 लोगों को रोजगार लगे होंगे। वो ठीक है कि वो 20 साल के लिए रोजगार नहीं लगे होंगे, लेकिन 15-20 दिन के तो लगे होंगे, और निरंतरता में वो रहे होंगे। इन रोजगारों पर उनकी नजर ही नहीं जा रही है। जो गाँव में रोजगार मिला है लोगों को, ये जाते नहीं ना, ये लोग, ये घर से नहीं निकलते, ये खाली चुनाव में निकलते हैं, तो इनको पता ही नहीं कि रोजगार कहाँ मिला है। उसके कारण समस्या हो गई कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि रोजगार, ये गांव में जाए ना, और ये ऐसे ना जाए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस मुद्रा में ना जाएं, इस पोज में ना जाएं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह घूमे। इनको समझ में आएगा कि गांव में बेरोजगारी का निदान हुआ है, गरीबी मिटी है, भ्रष्टाचार मिटा है, पूरा देश देख रहा है। अभी आप जिक्र कर रही थी, जो अभी आपने कहा कि भारतीयों को गर्व का एहसास कराया है प्रधानमंत्री ने। तो जहां करोड़ों भारतीय, 125 करोड़ भारतीय गर्व की अनुभूति करते हैं जब भारत
दुश्मन के घर में जाकर मारता है, वहीं सबूत गैंग आ जाता है। वो कहता है दिखाइए, सेना के पराक्रम का सबूत दीजिए, सेना के शौर्य का सबूत दीजिए। फिर आगे बढ़ जाता है, फिर कहता है आतंकियों की डेड बॉडी हमें दिखाइए। फिर कहता है अरे ये तो पुलवामा अटैक जो था वो तो राजनीतिक साजिश थी, ये तो चुनाव में फायदा उठाने के लिए किया गया था। मोदी के लिए इतनी जलन हो गई है इनके मन में कि इनका सुर और पाकिस्तान का सुर एक हो गया है। ये पाकिस्तान के साथ एक सेंटिमेंट इनका हो गया है। इनके नेता थे मणिशंकर अय्यर, फिर अभी सेम पित्रोदा ने भी बोला। राहुल क्या कह देते हैं, ये उनका निजी बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। अब मैं आपको एक बात कहूँगी, ये निजी लोग नहीं है, ये आपकी पार्टी के महासचिव रहे, ये आपकी पार्टी के थिंक टैंक रहे, ये आपके कुल के कलंक हैं, यानी आपका कुल ही ऐसा है, आप बच नहीं सकते इनके बयानों से। आपके कुल में ये लिखा हुआ है कि आप भारतीय सेना का अपमान करेंगे, आप भारत का अपमान करेंगे, और आपको ये ध्यान नहीं है कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में आपका कितना फजीता हो रहा है, हमारे देश का कितना अपमान हो रहा है, हमारी देश की सेनाओं का कितना अपमान हो रहा है, और पाकिस्तान में कितने मजे लिए जा रहे हैं इस बात के। ये इनके अंदर गैर जिम्मेवारी का भाव है इन लोगों के अंदर। और इसका देखिए, इसका माकूल जवाब मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैं पूरे समय कहती रहूं। अभी निर्मला भी शायद आएंगी आपके यहाँ पे, आई थी वो थोड़ी देर पहले। जी आने ही वाली है, वो जवाब देंगी या जिसको देना होगा गई है, वो आई थी। लेकिन असली आ चुकी असली जनता, असली जवाब देश की जनता देगी इनको, माकूल जवाब देगी इस बात का जो उन्होंने देश का अपमान किया है। देश की जनता जवाब देगी इनको। और साथ ही लगातार आप, क्योंकि हम देश को गौरवान्वित करने वाली घटनाओं की बात कर रहे हैं, हमने दुश्मन के घर में जाकर जवाब दिया है। और सोचिए जरा, आज सुबह ऐतिहासिक दिन था जब इसरो की तरफ से एक और कीर्तिमान कायम किया गया। करीब 10 दिन पहले जब ए-सैट को लॉन्च किया गया, वहां पर भी उसके सियासी टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल पूछे गए, कहा गया ये तो चुनाव में फायदा उठाने के लिए कोशिश की गई है। जब हर बात में विपक्ष सिर्फ वोट तलाशने लगे तो उस देश के लिए उससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती। जब देश को फक्र होना चाहिए, एक सुर में देश को बोलना चाहिए, तब विपक्ष सवाल खड़े करने लगे। इसलिए आप आश्चर्य करोगी कि ये जो चुनाव होगा ये सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं होगा, ये विपक्ष के खिलाफ होगा। ये पहली बार होगा कि लोग जो वोट डालेंगे वो हमारे खिलाफ नहीं डालेंगे, बल्कि विपक्ष के खिलाफ डालेंगे। आप इसको देखिएगा, क्योंकि विपक्ष ने जिम्मेवारी का रोल नहीं निभाया। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की ही जिम्मेवारी नहीं होती, लोकतंत्र में विपक्ष की और सत्ता पक्ष की बराबर की जिम्मेवारी होती है कि सत्ता पक्ष गवर्नेंस के जरिए देश को संभाले और विपक्ष सड़क पर खड़े होकर के संघर्ष करके देश को संभाले। हम तो विपक्ष में रहे हैं ना, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। इसलिए आप ये लोग सोच रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेवारी कम होती है, नहीं, विपक्ष की जिम्मेवारी उतनी ही होती है जितनी सत्ता पक्ष की होती है। हमने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, लेकिन विपक्ष के लोगों ने हमें गालियां देने के अलावा, हमारा अपमान करने के अलावा, और सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस का शिकार भारत की राजनीति में अगर कोई हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुए हैं। विपक्ष की इंटॉलरेंस के शिकार हुए नरेंद्र मोदी जी। देश की जनता जवाब देगी, इनको सबक सिखाएगी, इनके खिलाफ वोट पड़ेगा। सत्ता पक्ष के एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ नहीं आ रही, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ आ रही कि ये विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं, इनको हटाओ, वहां से भी हटाओ, इनको वहां से भी हटेंगे। आपको क्या लगता है जब इस तरीके की बयानबाजी एक मेरे जैसा आम नागरिक जब देखता है, जब देश के शौर्य पराक्रम को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, सेना को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, तो अक्सर मैं सोचती हूँ क्या वजह है, क्यों पूछ रहे हैं सवाल, सिर्फ चंद वोटों के लिए? और मैं तो ऐसे लोगों को नहीं जानती जो देश पर सवाल पूछने वालों से अच्छा महसूस करें उनके लिए जाके वोट डाल के आ जाए। क्या है ये? राजनीतिक समझ की कमी है, ये वोटों का लालच है, ये बौखलाहट है, ये छटपटाहट है, ये क्या है? ये नरेंद्र मोदी का डर है? ये संवेदनहीनता की कमी है, देश के प्रति जिम्मेवारी की कमी है, और ये दिल की जलन है। तो जलन हो गई, जिम्मेवारी का अभाव हो गया, और साथ ही साथ में वोट का लोभ हो गया, और संवेदनशीलता है नहीं। ये मिला करके इसकी पैकेजिंग हो गई। उस पैकेजिंग में उनको ये ध्यान नहीं रहा कि वो देश का नुकसान कर रहे हैं, देश की छवि पूरी दुनिया में खराब कर रहे हैं, और इसकी खुशियां हमारे दुश्मनों के बीच में मनाई जा रही हैं जो हमारे देश को नुकसान करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे गैर जिम्मेवार और ऐसे संवेदनहीन लोगों को घर से बाहर ना निकलने देश की जनता, ऐसी स्थिति इनकी बनाई जानी चाहिए। आप थोड़ी देर पहले मुझसे कह रही थी कि इस बार कमोबेश वही स्थिति रहेगी बीजेपी की जो 2014 में रही थी। क्या अगर मैं आपसे पूछूं 2019, और आप बैठी भी ऐसे मंच पर हैं जिसे हम इंडिया का डीएनए कह रहे हैं, आपके हिसाब से वो कौन से मुद्दे हैं जो 2019 में वोटर के दिल के करीब है और आपकी पार्टी और एनडीए सरकार उन दोनों ही मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है? दो ही कहने पड़ेंगे और ज्यादा नहीं कह सकते। आप बोल सकती है, मैं आप जितने मुद्दे गिनाना चाहें आपके हिसाब से आप गिनवा सकती हैं। भारत में मैं दो में भी समझ सकती हूँ, सुरक्षा और समृद्धि, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की समृद्धि।
समृद्धि में रोजगार हैं, समृद्धि में किसान हैं, समृद्धि में व्यापार है, समृद्धि में महिलाओं के रोजगार हैं। मुद्रा योजनाओं से महिलाओं को बहुत लाभ मिला है, अपने पांव पर खड़े होने के उनको अवसर मिले हैं। इसलिए समृद्धि और सुरक्षा, राष्ट्र ने अपने आप को सुरक्षित अनुभव किया, राष्ट्र सुरक्षित अनुभव हाथों में है, ये बात लोगों को लगी। हम सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये बात लोगों की समझ में आई। तो मुझे लगता है सुरक्षा और समृद्धि ये दो शब्द ऐसे हैं जो हमारा मंत्र है, और यही है जिसमें से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। अब मुख्य बातें दो ही हैं, सुरक्षा और समृद्धि। अच्छा, विपक्ष लगातार ये भी कहता रहा कि जो सबूत मांगने वाला गैंग था उसकी तरफ से ये भी कहा गया कि दरअसल एनडीए सरकार या बीजेपी राष्ट्रवाद को बार बार इस बात के लिए मुद्दा बना रही है, इस वजह से मुद्दा बना रही है क्योंकि सरकार को अपनी नाकामी छिपानी है, वो काम नहीं कर पाई, इसीलिए राष्ट्रवाद के पीछे जाकर छिप रही है। मुद्दा कभी भी एक दल नहीं बनाता। जब भी राजनीति में कोई मुद्दा प्रभावी होता है चुनाव के समय पे, तो सब मिल के बनाते हैं। जैसे मैं आपके यहाँ आई, मैंने तो राम मंदिर की चर्चा नहीं की, आपने पूछा मुझसे तो एक सवाल बन गया वो। इसी तरह से सुरक्षा का मामला सवाल क्यों बन गया? क्योंकि उन्होंने सुरक्षा पे सवाल खड़े कर दिए। सेनाओं के जो कर्तव्य थे, उनका जो शौर्य था, उस पर सवाल खड़े कर दिए, तो मुद्दा बन गया। तो इसलिए इन्होंने बनाई स्थितियाँ ऐसी बनाई हैं और इसको मिला करके फिर ये मुद्दे बन गए हैं, और ये लोगों के मन के अंदर बैठे हुए हैं। जिन चीज़ों पर वो हमें चैलेंज करेंगे हम उनका जवाब देंगे, तो उनकी चुनौती और हमारा जवाब ये मिलके मुद्दा बन जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूंगी, वो अच्छा नहीं लगेगा शायद यहाँ भी और सुनने वालों को भी, लेकिन मैं उसको कभी भूल नहीं सकती कि केरल में गऊ के एक बछड़े को, गाय के बछड़े को, मेल काफ को पकड़ के लाए, लाइव उसका हुआ, वीडियो बनाया, चौराहे पे लाए, उसको वहाँ लाइव काटा, वीडियो बनाया, काट के उसको लाइव पकाया और लाइव पका करके खाया और कहा कि हम खुलेआम बीफ खाएंगे, तो मुद्दा बन गया ना फिर वो। तो इसलिए लोगों के दिल को लग गई ना वो बात, कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ठेस लग गई ना। तो इसलिए जब आप किसी को चुनौती देंगे वो उसका जवाब देगा, और चुनौती और जवाब वो मिलकर के एक मुद्दा बन जाएंगे। लोगों के मन में भी उस समय पर वो बात जा करके बैठ जाएगी। इसलिए आप देखिएगा, सेनाओं का अपमान, गरीबों का अपमान, प्रधानमंत्री की गालियां, ये जो उनको दी गई हैं प्रधानमंत्री जी को, वो लोगों के दिल में इतनी गहरी बैठ गई हैं कि इतना बुरा हाल होने वाला है कांग्रेस का और हमारे विरोधी दलों का कि आप इसकी कल्पना लोकसभा के बाद करिएगा, आप देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। आप प्रधानमंत्री का जिक्र यहाँ पर करें, कल उनकी तरफ से एक बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि चौकीदार इस देश का डीएनए, चौकीदार सिर्फ यूनिफॉर्म और सीटी बजाने वाला, हाथ में डंडा लेकर चलने वाला, बहुत ही सीमित दायरे में से देखना है जो लोग इसे चौकीदार को इस तरीके से देखते हैं। उन्होंने गांधी जी की ट्रस्टीशिप की बात कही। उन्होंने कहा हर शख्स इस देश में चौकीदार है, चाहे वो किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखता हो। तो आपको लग रहा है जो चाय वाला ने 2014 में किया बीजेपी के लिए, वही चौकीदार करने जा रहा है 2019 में बीजेपी के लिए? चाय वाला भी कहाँ से शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री जी ने एक बार में अपने बारे में चर्चा करी कि मैं चाय बेचने वाले परिवार से, गरीब परिवार से आया हूँ, तो उनको बहुत नीचा दिखाया कांग्रेस के एक महासचिव ने। तो उसके जवाब में वो बात बहुत आगे बढ़ गई। चौकीदार वाली बात जो है वो भी आपको मैं बताऊं, लोग समझ रहे हैं कि जो बात आई कि चौकीदार तो अमीरों के होते हैं। नहीं, चौकीदार गांव में होते हैं। कि किसानों की तो चौकीदार नहीं होते हैं, ना मजदूरों के मालूम नहीं है। हाँ जी, उनको मालूम नहीं है कि गाँव में चौकीदार होता है, हर गाँव में एक चौकीदार होता है, और वो पूरे गाँव में जो घटनाएं होती हैं उसकी रिपोर्ट करने के लिए जाता है थाने में। और कोई बहुत बीमार हो जाए तो चूंकि लोग जा नहीं पा रहे, तो वो पहले मोबाइल नहीं थे ना, तो चौकीदारों की व्यवस्था थी, थोड़ा सरकार देती है, थोड़ा गांव के लोग देते हैं। हर गांव में एक चौकीदार होता है, इनको पता नहीं है, इसलिए हम हर गांव की चौकीदारी करेंगे, हम गांव की भी करेंगे, शहर की भी करेंगे। इनकी नज़र में चौकीदार सीमित है, वो अमीरों की बस्ती में, क्योंकि ये बेचारे उससे निकलते नहीं ना। मैं आपको पहले कहा ना कि ये उससे निकल नहीं पा रहे हैं। इनके लिए गरीबी और अमीरी पूरी रॉबर्ट वाड्राइज्म हो गया है, उसी से निकलते नहीं है लोग, बाहर नहीं निकल रहे उससे। रॉबर्ट वाड्राइज्म, आज आपने एक नई टर्म कॉइन कर दी है मैम। हाँ। आप डिफाइन भी कर दीजिए रॉबर्ट वाड्राइज्म। वो क्या है कि पैसे बनाओ, सत्ता का लाभ उठाओ, आराम से 5 साल रहो, फिर चुनाव के समय पर प्रकट हो जाओ, मसल्स बनाने के लिए जिम जाओ, क्योंकि खेत में तो काम करते नहीं है। तो एक माहौल सा ऐसा बन गया है कि बस यही जिंदगी है और यही रोजगार है गांव में, इसके अलावा और भी कुछ होता होगा। लोग गांव में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, 2 टाइम की रोटी सुख से खाने लगे हैं, आराम की जिंदगी जीने लगे हैं, ईमानदारी की लहर चल पड़ी है, वीआईपी ट्रीटमेंट बंद हो गए हैं, मंत्रियों की लाल बत्तियां बंद हो गई हैं, और जो भी सांसद रहे हैं पहली बार वो गांव-गांव घर-घर पहुंचे हैं, उनको पहुंचने के लिए
प्रेरित किया प्रधानमंत्री जी ने। एक आदर्श राजनीतिक जीवन शैली क्रिएट की है प्राइम मिनिस्टर ने, जो 70 साल में नहीं हुई। आदर्श राजनीतिक जीवन शैली, उस जीवन शैली के खिलाफ मैंने शब्द का प्रयोग किया है। आप एक महिला मंत्री हैं। राजनीति में अभी भी हिंदुस्तान के आंकड़ों की अगर बात की जाए, सियासत में महिलाओं से जुड़े आंकड़े की बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है, लेकिन इस सरकार में हमने आपको देखा है, हमने स्मृति ईरानी जी को देखा, और आपने तो खैर बहुत ही एक्टिव सीएम के तौर पर भी, और काफ़ी 6 बार लोकसभा का सांसद चुनकर आना, लंबा करियर आपका है। निर्मला सीतारमण को देखा डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, प्रधानमंत्री ने खुद कैंपेन चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको ज़मीन पर उसका असर दिखता है, वो मैसेज जाता हुआ दिखता है? आप तो जगह जगह जाती हैं, लोगों से मिलती हैं। आप ठीक कह रही कि दुनिया में और भारत में अभी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। प्रयास हुआ उस दिशा में, और इन प्रधानमंत्री के समय पर तो बहुत ही प्रयास हुआ। हरियाणा का रेशियो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ था जी, बेटी का, और वो हरियाणा से हमारी सरकार ने, खट्टर साहब ने शुरू किया बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसके परिणाम पूरे देश में आने लगे। और ये यूनिवर्सल फिनोमिनन, ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है महिलाओं को लेकर के, और इस दृष्टि से भारत ने बहुत बड़ी अगुवाई कर ली है। और वो ये कर ली है कि महिला अपने पाँव पर खड़ी होगी और अपने पाँव पर खड़े होकर के बाहर निकलेगी, घर से बाहर निकलेगी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमें लेनी पड़ेगी, उसके प्रति हमें सम्मान का भाव रखना पड़ेगा। इसलिए ये सच्चाई है कि अभी मैं आपको बताऊं, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे और यूरोप जैसे देशों में भी महिलाओं को बराबर पे होने के बारे में बहुत व्यंग्यात्मक नज़र से ही देखा जाता है। अभी बहुत वो समय नहीं आया, भारत में वो समय पहले आ गया था जब महिलाओं को बहुत सम्मान से देखा जाता था। लेकिन अभी जो दौर चला है, इसमें आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को ही थोड़ा सा अपनी दबंगी दिखानी पड़ेगी, और समाज को अपनी दबंगी दिखानी पड़ेगी। शिक्षा तंत्र में ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि संस्कार ऐसे हों। पुलिस और प्रशासन को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति और संवेदनशील होना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब से निर्मला डिफेंस मिनिस्टर बनी, स्मृति पहले HRD पे कपड़ा मंत्री बनी, मैं गंगा की मंत्री बनी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज कर दिया। इसके पहले महिलाओं को लोग एक सर्टेन पोर्टफोलियो थे जो महिलाओं के नाम पे रिजर्व रहते थे, आपको पता होगा, चाइल्ड ऑफ वुमेन, पंजीरी बनाओ, दलिया बनाओ, खिलाते रहो, टूरिज्म और कल्चर। अब तो महिला को कहा गया कि नहीं रक्षा मंत्री बनो और सर्जिकल स्ट्राइक को लीड करो। अब तो स्थितियां ही बदल गई हैं, देश बदल रहा है, महिलाओं की दृष्टि से भी देश बदल रहा। लेकिन ये सच्चाई है जो आपने कही, वो एक सच्चाई है, और मुझे लगता है भारत सबसे पहले उस सच्चाई से उभरेगा दुनिया में। बहुत सही बात आप कर रही है, मुझे यहाँ पर कंक्लूड करना है। लेकिन आपने विदेशों का जिक्र किया, मुझे याद है मैं विदेश में रही हूँ, जर्मनी, इटली, कई जगह ऐसी हैं, कई मुल्क ऐसे थे जहां पर बराबर वेतन नहीं मिलता आज भी महिलाओं को। ये हिंदुस्तान में परसेप्शन है कि बाहर महिलाओं की हालत हिंदुस्तान से बेहतर है, लेकिन ये बात आपने बहुत सही कही कि हिंदुस्तान कई क्षेत्रों में विदेश से बहुत आगे है, और इस बात को हाईलाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतनी बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जाएं इस मंच से, उससे पहले मैं आपको सम्मानित करना चाहते हैं। ठीक रहा ना, आपको परेशानी तो नहीं हुई ना? मैम, आपके लिए जनता के सवाल अच्छे थे ना, आपको वो सवाल अच्छे लगे कि नहीं? क्योंकि मैंने तो सिर्फ जनता की आवाज उठाई। नहीं, अच्छा ठीक है। मैं इनके साथ बहुत संभली हुई थी असल में, क्योंकि ये इनको लगा कि मैं नाराज हो जाती हूँ जल्दी, तो मैंने तय कर लिया कि नहीं मैं बहुत शांति से बैठी रहूंगी और आपकी बात कर। मैम, आप फायर ब्रांड साध्वी हैं, आपका वो अवतार बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए मैंने आपसे वो सवाल पूछे जो हर भारतीय के दिल के बेहद करीब है। और देखिए, हम जब आपसे कहते हैं इंडिया का DNA, तो मैम ये वो सम्मान जो हम आपको देना चाहते हैं। आपने इतनी बेबाकी से अपनी राय रखी है, हर मुद्दे पर अपनी राय रखी है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं जी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ DNA कार्यक्रम के लिए। इसके माध्यम से हमें अपनी बात देश के सामने कहने का मौका मिला, और जो भी लोग यहाँ बैठे हैं और पूरी दुनिया में जो सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि गंगा को बचाने के अभियान में आप मेरे साथ में जरूर भागीदारी करिएगा। मैं उम्मीद है गंगा जल्द ही निर्मल होगी और आपके दूसरे सपने भी पूरे होंगे। राम मंदिर से जुड़े हुए सपने की भी यहाँ पर बात कर रही हूँ। Presented by Lord Art